Protoxylem and metaxylem. Yeah, so what you see on your screen is protoxylem and metaxylem. क्या फर्क है दोनों में? Protoxylem Protoxylem is first formed. protoxylem is the one which is formed first or later. First. फर्स्ट और मेटाजाइलम बाद में. आपको साइज देख के भी पता चल जाएगा, प्रोटोजाइलम की साइज छोटी है, मेटाजाइलम की साइज बड़ी है. अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है या पेरिफेरी की तरफ है? पिथ की तरफ है. तो फिर ये कैसा जाइलम होगा? एक्सार्च होगा, एंडार्च होगा? एंडार्च. एंडार्च. ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है जब प्रैक्टिकल्स होंगे. सेक्शन कटिंग करेंगे आप स्टेम, रूट और लीफ का, उस वक्त मोनोकॉट और डाइकॉट में अलग अलग अरेंजमेंट्स दिखेंगे. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल सी इन माइक्रोस्कोप. तो तब आपको ये अलग अलग टिश्यूज दिखेंगे, उसमें जाइलम विल बी स्टेन्ड, पिंक कलर का दिखेगा. तब देखना कि प्रोटोजाइलम कहाँ है, मेटाजाइलम कहाँ है, पेरिफेरी की तरफ है, पिथ की तरफ है, एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड कि वो एंडार्च है या एक्सार्च है. थोड़े से और डायग्राम्स दिखाने हैं मुझे, मैं दिखा देती हूँ. एक और डायग्राम आपके सामने. तो यहाँ पर भी आप देखिए ये क्या दिख रहा है. लेट मी टेक माय पॉइंटर ऑल्सो. सो यहाँ पे आई डोंट नो, समहाउ दिस रेड पॉइंटर डजंट वर्क. तो यहाँ पे आप देखिए ये ना आपका मेरे ख्याल से रूट का है. तो ये जो सेंट्रल रीजन है इसको बोलते हैं पिथ. सबसे बाहर वाला रीजन है उसको बोलेंगे एपिडर्मिस. और यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस के नीचे है एंडोडर्मिस. आई शुड अगेन टेक माय पॉइंटर. तो ये है एंडोडर्मिस. जो देखो एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होगा, और फिर कॉर्टेक्स होगा. कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे. और फिर अंदर जब आओगे जहां पे वास्कुलर बंडल्स हैं, सॉरी बीच में, वहां पे ये एंडोडर्मिस होगा. तो यहाँ पे एंडोडर्मिस दिख रहा है सबको? हाँ ना, कुछ बोलना पड़ेगा. यस मैम. हाँ, उसके नीचे का जो लेयर है बैरल शेप्ड सेल का, देखिए ये सारे सेल्स कैसे हैं जिसमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है. उसके नीचे है पेरिसाइकल, और उसके अंदर आपका वास्कुलर बंडल है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम. अब यहाँ पे देखो वास्कुलर टिश्यू के अंदर कितने कंपोनेंट्स दिखा दिए इन्होंने? एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम एंड जाइलम. जाइलम कैसा है मुझे बताओ, अंदर की तरफ मेटाजाइलम है या प्रोटोजाइलम है? अंदर की तरफ मेटाजाइलम. करेक्ट, मेटाजाइलम. करेक्ट. तो मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स पिथ एंड प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स पेरिफेरी. तो ये किस तरह का अरेंजमेंट हो गया जाइलम का? एक्सार्च. वेरी गुड. सो दिस इज एक्सार्च टाइप ऑफ जाइलम. इसके पहले मैंने आपको एंडार्च दिखाया था. और ये जो छोटे 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 सेल्स हैं जाइलम के बीच में, जिनको मैंने अभी सर्कल किया है, ये है आपका फ्लोएम. क्लियर? तो जब आप सेक्शन कटिंग करेंगे आपको इस तरह से दिखेगा. ग्रीन सेल्स नहीं दिखेंगे आपको, पिंक सेल्स दिखेंगे, क्योंकि आपका जो स्टेन होता है वो पिंक कलर का होता है. तो दिस इज अ टीएस ऑफ वॉट एवर रूट स्टेम इट मे बी. थोड़ा सा लेट अस गेट फेमिलियर विथ थिंग्स दैट यू विल सी इन योर प्रैक्टिकल्स. जितना मुझे आता है उतना मैं लेबल कर देती हूँ. तो यहाँ पे ये जो है ये मेरे ख्याल से रूट हेयर्स हैं, और ये रूट का सेक्शन कटिंग होना चाहिए. फिर एपिडर्मल, ये वाला जो लेयर है पहला वाला, वो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस से जो यूनिसेल्यूलर सेल्स बाहर आ रहे हैं वो है रूट हेयर. उसके नीचे होगा हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस किसका बना होगा बताओ? कल 2 बार रिवाइज किया हमने. कोलेनकाइमा का बना होगा, है ना? फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कॉर्टेक्स. ये मैं बहुत ही रफ आइडिया आपको दे रही हूँ. तो उसके बाद के जो सेल्स हैं वो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, ये वाले. और फिर ये वाला आपका कैम्बियम है. कैम्बियम जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है विच कीप्स ऑन गिविंग जाइलम ऑन द इनर साइड एंड फ्लोएम ऑन द आउटर साइड. अब यहाँ पे जाइलम का अरेंजमेंट देखो, ये क्या है मुझे बताओ? प्रोटोजाइलम है कि मेटाजाइलम है? ये वाला क्या है जहां मेरा पॉइंटर है? मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम.
प्रोटोजाइलम है, छोटा वाला प्रोटोजाइलम है, बड़ा वाला मेटाजाइलम है। तो फिर से मुझे बताओ ये कंडीशन कैसी है, एक्सार्च है या एंडार्च है? एंडार्च। दिस इज Endarch. एंडार्च कंडीशन, ठीक है। सो बाय नाउ आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, अब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फ्लोएम। कल हमने जाइलम किया था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बॉटनी कितने लोगों को बोरिंग लग रहा है? हाउ मेनी पीपल फील के यार ये क्या है, जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम? कितने लोगों को बोरिंग लग रहा मैम है? मुझे थोड़ा सा। हम सृजल रुजल को बॉटनी मैम मुझे बोरिंग थोड़ा लग रहा है, और धनश्री को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, 100 ग्राम। हरिप्रिया को सब अच्छा लगता है। हरिप्रिया इज माय फेवरेट, जाने मन। हिमाद्री, हिमाद्री को ठीक लग रहा है? मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाह रही थी कि देखो, जब हम नई नई चीजें पढ़ते हैं ना, कुछ पसंद आती है, कुछ नहीं पसंद आती है। बॉटनी ओवरऑल फीडबैक, जितने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, इट हैज बीन मोर देन 15 ईयर्स, तो जितने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, सबको बॉटनी बोरिंग लगता है। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने का एक ही तरीका है, ट्राई टू रिलेट इट। जहां जहां जाते हो कोशिश करो अपने आसपास देखने की, उसको रिलेट करने की, तो आप उसको याद रख पाओगे। दूसरा, इसमें मेमोराइजिंग बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें जो आपको सिर्फ रटनी है, इसलिए भी शायद आपको ये बोरिंग लग रहा होगा। तो उसका एक तरीका है, फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। फ्लो चार्ट बना के चिपका दो उसको, आते जाते उसको देखते रहो। तो अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट बनाओ विथ वेरी गुड कलर कोड, जहां पे सब कुछ डिस्टिंक्ट हो। जैसे अगर मुझे बताना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, उसका एक अलग कलर कोड है। कितने तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसका एक अलग कलर कोड है। कितने तरह के परमानेंट टिश्यू, डिफरेंट कलर कोड। और एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखो। जितने भी हम निट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसमें से एग्जाम्पल्स लिखते जाओ कि ये एग्जार्च है, ये एंडार्च है, ये बुलबिल है, ये क्या क्या पढ़ा हमने, स्टोलॉन है, रनर है, सकर है। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो नीट में आते हैं वो एग्जाम्पल वाले आते हैं। आपने देखा ना, हम लोग इतने दिनों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो गलती नहीं हो जानी चाहिए। कौन सी फैमिली का क्या एग्जाम्पल है, किसमें एस्टिवेशन कैसा है, ये सारी चीजें आप तभी याद रख पाओगे जब आप उसको लिखोगे बहुत अच्छी तरीके से। उसको आप लोग कहीं पे पेस्ट करोगे और बार बार रिवाइज करोगे। आई विल ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट जो रटने वाला काम है वो एक बार में नहीं होगा। सो यू हैव टू गेट इन्वॉल्व, रीड, राइट, क्रिएट। सबसे ज्यादा किसमें मजा आएगा? क्रिएट करने में। मैं यहाँ बड़बड़ करती रहूंगी, आप सुन भी लेंगे, आपको लगेगा समझ में भी आ गया, लेकिन जब आप एग्जाम लिखने बैठोगे तब आपके पास क्या होगा? आपका ग्रास्पिंग किससे सबसे ज्यादा होगा? आपने जो क्रिएट किया है। क्या क्रिएट करोगे? फ्लो चार्ट बनाओ, कंसेप्ट मैप्स बनाओ। मैं कितना भी स्पून फीडिंग करूंगी उससे फायदा नहीं होगा। फायदा किससे होगा? आप जो क्रिएट कर रहे हो। जैसे मैंने बोला, कंसेप्ट मैप बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स का टेबल बनाओ, हो सके तो उसको कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दो, हो सके तो उसका कुछ डूडलिंग करो। जितना क्रिएट करते जाओगे उतना लर्न करोगे। समझ में आया आपको? सो यू लर्न व्हेन यू क्रिएट, यू डोंट लर्न व्हेन आई से, आई रिपीट, आई कीप ऑन टीचिंग। यू लर्न व्हेन यू हैव टू लर्न, ठीक है। व्हाट इज योर अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज माई अप्रोच। तो बॉटनी मुझे पता है बोरिंग है, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारी चीजें आपको रटनी है। तो कीप योरसेल्फ इंटीग्रेटेड, कीप योरसेल्फ इन्वॉल्व। जितना ज्यादा लिखोगे, बनाओगे, उतना ज्यादा लर्न करोगे। और अभी टाइम है आपके पास। देखो, इसके बाद मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करूंगी। बहुत सारे चैप्टर्स एक के बाद एक के बाद होते जाएंगे। लेकिन अगर ये वाले चैप्टर का लर्निंग ऑफ एग्जाम्पल, लर्निंग ऑफ टर्मिनोलॉजी ठीक से नहीं हुआ, तो आप लोग आगे बढ़ जाओगे, ये जो भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ भूल जाओगे, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो एवरी डे इसको लेकर बैठना है। और क्या करना है? पिक्चर नहीं देखनी है। आजकल एक तो ये कोविड की वजह से, आई डोंट नो वेदर इट इज गुड और बैड, आराम से लोग ब्लैंकेट में पड़े पड़े पढ़ाई कर रहे हैं। आई समटाइम्स आई एनवी, हमारे वक्त भी ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए थी, मुझे भी ऐसी पढ़ाई करनी थी जहां पूरे दिन ब्लैंकेट में से बाहर ही नहीं निकलना पड़ रहा है। पर वैसी पढ़ाई रिटेन नहीं करोगे। अगर आप रिटेन करना चाहते हो, अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, फाइंड आउट अ गुड कॉर्नर, अपना एक टेबल सेट करो, ऐसे सीधे बैठो, इरेक्ट बैठो। आपका जब स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट होता है ना, तो आपकी नर्व्स में जो कंडक्शन होता है वो सही से होता है।
और आपके दिमाग में चीजें घुसती है। बिस्तर में लेटे लेटे पिक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। Whenever you are studying, sit properly, have a habit of writing. तो मुझे यही बोलना है कि बॉटनी मैं पढ़ाती तो जा रही हूँ, पर साथ साथ में प्रिपेयर करते जाना। टुमारो टुमारो मत करते रहना। एक मूवी आई थी टुमारो नेवर डाइज, और मुझे एक मूवी बनानी है टुमारो नेवर कम्स, बहुत सारे बच्चों को लेकर, जो मुझे बोलते रहते हैं ना मैडम कल सबमिट करूंगा, कल सबमिट करूंगा, वो सारे लोगों को लेकर मुझे मूवी बनानी है टुमारो नेवर कम्स। ओके, सो प्लीज डू योर वर्क डेली। ओके चलो आगे फ्लोएम पढ़ेंगे। अब बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए। चलो, तो कल ये किया ही था, तो आज आप ही लोग मुझे बता दो फ्लोएम का फंक्शन क्या है। मैडम ये दूसरी स्लाइड ओपन है। अच्छा रुको, मैं फिर से शेयर करती हूँ। न्यू शेयर, अभी दिख रहा है फ्लोएम? यस यस मैडम। बताओ फिर मुझे फ्लोएम का फंक्शन क्या है। To transport food material usually from leaves to other parts of the plant. करेक्ट। तो फ्लोएम का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना? फूड मटेरियल। Food material. लीव्स से ऑल द अदर पार्ट्स। अच्छा मुझे बताओ फिर ये ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल होगा? Unidirectional. श्योर है आप? लीव्स जब खाना ट्रांसपोर्ट करते हैं एक ही डायरेक्शन में करते हैं, जैसे लीव्स ऊपर बाई डायरेक्शनल होगा। हाँ बाई डायरेक्शनल होगा। रूट व्रत थोड़ी रखेगा। रूट का क्यों उपवास करवा रहे हो? रूट को भी तो खाना चाहिए ना। तो अगर लीफ यहाँ है तो वो ऊपर की तरफ भी खाना ट्रांसलोकेट, द वर्ड इज ट्रांसलोकेट। ओके, याद रखना वाटर और मिनरल के लिए ट्रांसपोर्ट जब होता है तो द वर्ड इज कंडक्शन, और जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो वर्ड इज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन दोनों जगह पे होगा, रूट की तरफ भी जाएगा, ऊपर स्टेम की तरफ भी जाएगा, लैटरली भी जाएगा। तो इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। ओके, दैट इज नंबर 1। अब मुझे बताओ कि फ्लोएम में कितने कंपोनेंट्स होंगे? Sheave tubes, companion cells, Sheave phloem, tubes, parenchyma and companion phloem cells. fibers. करेक्ट। जो लोग नहीं बोल रहे हैं બોલો। શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? બોલે તેના બોર વેચાય। આપણે બોર નથી વેચવા, પણ આપણે માર્ક્સ તો લાવવા છે ને। सो फ्लोएम इज, जिन लोगों को गुजराती समझ में नहीं आया, जो बोलेगा उसको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा रिटेन करेंगे आप लोग। कहावत तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकती। सो कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। और कल अभी जो पॉइंट है उससे रिलेटेड कल हमने नीट में कुछ किया था, विच सेज दैट जिम्नोस्पर्म्स लैक सीव ट्यूब्स and companion cells, they have albuminous cells and sieve cells। बहुत सारी बातें मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह के प्लांट्स में, वैसे तो टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं फ्लोएम, बट वेरी प्रिमिटिव टाइप। तो जिम्नोस्पर्म में जो फ्लोएम है उसमें क्या नहीं है? Sieve tubes and companion cells. Companion cells. कंपेनियन सेल्स। और उसकी जगह पर क्या है? Albuminous cells. Albuminous cells and sieve cells. अल्ब्यूमिनियस सेल्स एंड सीव सेल्स। तो इवोल्यूशन वाइज, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिम्नोस्पर्म्स थोड़े से प्रिमिटिव है, एंजियोस्पर्म्स का फ्लोएम ज्यादा इवॉल्व्ड है। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम की बात करेंगे तो उसमें जो सीव ट्यूब है, कैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये भी याद रखना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं कि सीव ट्यूब का क्या, सीव प्लेट का क्या, कंपेनियन सेल्स, अल्ब्यूमिनियस सेल्स। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सीव ट्यूब्स, दीज आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड लॉन्जिट्यूडनली and are associated with the companion cells। क्या मतलब होता है इसका? तो they are longitudinally arranged, मतलब ये एक सीव ट्यूब है, उसके ऊपर ये दूसरा सीव ट्यूब है, उसके ऊपर तीसरा सीव ट्यूब है, एक के ऊपर एक अरेंज्ड है। और सीव ट्यूब के साथ कौन सा एसोसिएटेड सेल है? सीव ट्यूब के साथ एंजियोस्पर्म में एक और सेल है जिसको बोलेंगे कंपेनियन सेल। क्या बोलेंगे? कंपेनियन सेल। अच्छा, अब ये जो एंड वॉल्स हैं, अगर मेरा डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाली एंड वॉल्स हैं, ये कैसी हैं? दीज आर परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब उसमें छेद है।
तो जो मैंने बनाई है वैसी नहीं होंगी, वो कैसी होंगी, मैंने सोचा रबर से मैं थोड़ा थोड़ा रब करूंगी, पूरा ही रब हो गया। तो ये परफोरेटेड है, यहाँ पे होल्स हैं। आप बता सकते हैं होल्स क्यों है दो सेल्स के बीच में, परफोरेशंस क्यों है? Diffusion. वेरी गुड, क्योंकि जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसको डिफ्यूज करना है एक सेल से दूसरे सेल में। आप ध्यान रखना कि ये जो भी ट्रांसलोकेशन हो रहा है यहाँ पे कुछ भी सॉलिड नहीं है, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो केमिकली ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है? द केमिकल प्रोसेस इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के लिए एक सीव ट्यूब और दूसरे सीव ट्यूब के बीच में परफोरेशंस है ताकि सॉल्यूशन ऊपर जा सके। ओके, A mature sieve tube element possesses peripheral cytoplasm and a large vacuole but lacks a nucleus. तो जब नया नया sieve tube बना है उसमें प्रोटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, पर एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब उसका काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है, तो अब न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है। तो न्यूक्लियस इज नॉट देयर, न्यूक्लियस गायब हो गया। और क्या आ गया? एक बड़ा सा वैक्यूल आ गया, जैसा प्लांट सेल में होता है। क्योंकि वैक्यूल बहुत बड़ा हो गया, साइटोप्लाज्म खिसक खिसक के कितना हो गया? पेरिफेरल। तो सपोज ये आपका सीव ट्यूब है, यहाँ पे बीच में बड़ा सा ये पूरा क्या है? वैक्यूल है। और साइटोप्लाज्म कितना है? सिर्फ इतना ही है। अब देखो, लिविंग थिंग्स हैव सो मच ऑफ सिमिलैरिटी। आप मुझे ऐसा एक सेल बता सकते हो एनिमल में जिसका फंक्शन ट्रांसपोर्ट है और उसमें भी न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारा ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना चाहता है। बताओ कौन सा सेल है? सोचो सोचो, हमने पढ़ा भी है, फिर से बोलती हूँ। ह्यूमंस में कौन सा ऐसा सेल है विच इज नॉट हैविंग न्यूक्लियस और उसका भी फंक्शन ट्रांसपोर्ट ही है? नो? अच्छा चलो Chromosome. और एक हिंट देती हूँ। हाँ, हिमाद्री हैज कम अप विथ समथिंग। Chromosome. नहीं बेटा, क्रोमोसोम तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, एक और हिंट दे देती हूँ, ब्लड। अब तो आ जाना चाहिए। Red blood cells. वेरी गुड, इट इज आरबीसीज। तो मेच्योर आरबीसी होते हैं वो कैसे होते हैं? उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको बहुत ही फाइन कैपिलरीज में से गुजर के जाना है। तो न्यूक्लियस उसको थोड़ा बल्कि बना देता है, इसलिए मेच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। वैसे ही मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। याद रखेंगे इस बात को। ओके, function of sieve tube elements are controlled by the nucleus of the companion cell. अच्छा मुझे बताओ न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? सिंपल है। क्या मैडम? न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? स्कूल में प्रिंसिपल का फंक्शन क्या होता है? क्या काम करता है प्रिंसिपल? Growth and metabolism. Nucleus का function होगा कि it controls and regulates the activities occur in the cells. परफेक्ट। और मुझे Carry the gene. मेरा वाला डायलॉग फिर से चिपकाना है हरिप्रिया को। तू एकदम सही बात बोल देती है जाने मन। सो न्यूक्लियस का फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब सीव ट्यूब में जब न्यूक्लियस नहीं है तो उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस करेगा। इसीलिए कंपेनियन सेल हमेशा सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड रहेगा। क्लियर है? यस और नो? Yes, madam. ओके, चलो नेक्स्ट कंपोनेंट। चौहान साहब कुछ कहना चाहते हैं क्या? बार बार आपका नेम फ्लैश हो रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट इज कंपेनियन सेल्स। अब ये कंपेनियन सेल्स किस तरह के सेल्स हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। याद रखेंगे कंपेनियन सेल्स कैसे सेल्स हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस cells
which are closely associated with sieve tube elements. काम क्या करेंगे ये? Helps in maintaining the pressure gradient in sieve tubes. अच्छा बताओ ये pressure gradient क्या है? What is pressure gradient? अच्छा, gradient का मतलब क्या है ये बता दो. ग्रेडियंट का मतलब जब कोई भी चीज ग्रेडेड है, ग्रेडेड मतलब हाई टू लो जा रही है या लो टू हाई जा रही है, ठीक है. थोड़ा थोड़ा आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद करो. ग्लूकोज का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम में कैसे होता है? कहीं पर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है और कहीं पर लो ऑस्मोटिक प्रेशर है. तो चीजें कहां से कहां मूव करेगी बताओ मुझे. Lower to higher. हायर टू लोअर. High to low. हाँ, हाई टू लो. ठीक है, तो ये तो हमने High to low. कि चीजें हमेशा मूव करेगी फ्रॉम हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट. और याद करो हमने वो एटीपी वाला सिंथेसिस पढ़ा था, केमी ऑस्मोटिक थियरी. ठीक है, बार बार नेटवर्किंग किया करो. मैं तो मूवीज भी देखती हूँ, बॉलीवुड मूवीज, उसमें इतना ज्यादा साइंस का मर्डर किया होता है कि मुझे याद आता है यार ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया. और साईफाई मूवी तो पूछो ही मत, मतलब जो साइंस की बैंड बजती है बॉलीवुड साईफाई मूवीज में. ओके, तो यू हैव टू कीप कनेक्टिंग थिंग्स. ठीक है, तो हमने एटीपी सिंथेसिस में किसका ग्रेडियंट पढ़ा था बताओ. Pressure gradient ही पढ़ा था. प्रेशर, आप स्पीशीज का नाम बता सकते हो क्या, कौन सा ग्रेडियंट होना जरूरी था तब जाके एटीपी सिंथेसिस होगा. अगर वो ग्रेडियंट नहीं है तो नो. Proton gradient. Proton gradient. वेरी गुड. सो प्रोटॉन ग्रेडियंट, Proton gradient. और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करना होता था. दैट वाज डन बाय अ पंप, और उसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस हो रहा था. तो कहां से कहां जा रही थी चीजें? हाई टू लो जा रही थी, है ना. तो यहां पर भी एक जगह हाई प्रेशर है. कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोला है? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? अच्छा, ऑस्मोसिस बता दो. ऑस्मोसिस When cells lacks the water. अच्छा चलो और थोड़ा सा Higher concentration to lower concentration. हाँ, देखो ये मेरा सेल है, ठीक है. इसको मैंने रख दिया एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में. मतलब हाई कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ये जिस मीडियम में है, यहाँ पे सॉल्ट इज मोर एंड वाटर इज लेस. तो ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन सेल. तो क्या होगा मुझे बताओ. व्हाट विल हैपन? High concentration to low. Cell में एक एक करके बताओ. सेल का क्या हो जाएगा? सेल कैसा हो जाएगा? ठीक है, मुझे ये बताओ, अगर मैंने किशमिश, किशमिश सबको पता है ना, શું કહેવાય गुजराती में? द्राक्ष. किशमिश को बहुत सारे नमक वाले पानी में रखा, या तो किशमिश भी छोड़ो, मैंने ग्रेप्स लिया और उसको बहुत सारे नमक वाले पानी में रखा. क्या होगा वो ग्रेप्स का? क्या होगा ग्रेप्स का? के अंदर का पानी और सब कुछ निकल जाएगा बाहर. वेरी गुड, उसके अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्स ऑस्मोसिस हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्स ऑस्मोसिस हो रहा है. मतलब द वाटर इज मूविंग आउट ऑफ द सेल, और इसकी वजह से सेल कैसा हो जाएगा? इसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, तो ऑस्मोसिस मतलब क्या हुआ? ऑस्मोसिस मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन. देखो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बहुत कम फर्क है. डिफ्यूजन भी मूवमेंट ऑफ थिंग्स है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ऑस्मोसिस भी वही है, पर ऑस्मोसिस इज मूविंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो जो भी सेल्स हैं लिविंग सिस्टम में, दे आर ऑल सराउंडेड बाय सेमी परमिएबल, और आई शुड से सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो देयर इज अ चेक कि कौन सी चीज बाहर जा रही है, कौन सी चीज अंदर आ रही है.
तो इसी तरह से जब ग्लूकोज के सॉल्यूशन को डिफ्यूज करना है तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, ऐसे ही डिफ्यूज नहीं होगा वो। तो आपको प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करना पड़ेगा। एक जगह हाई प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, दूसरी जगह लो प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए। अब हाई प्रेशर ग्रेडियंट कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज हाई होगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कहाँ हाई होगा? लीव्स के सेल में होगा। क्यों? क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस से कंटिन्यूअसली ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होके स्टार्च बन रहा है, स्टार्च और वाटर मिला के सॉल्यूशन बना रहे हैं। कैसा सॉल्यूशन बना रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर इज हाई। विच प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, क्योंकि ग्लूकोज का, स्टार्च का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द कॉन्सेंट्रेशन। और वो वाटर की वजह से सेल कैसा हो जा रहा है? टर्जिड हो जा रहा है। और उसके प्रेशर की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर है, दूसरी जगह पे लो प्रेशर है। तो अब ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा सकता है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? Yes, madam. ठीक है, ये चीजें हम ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में फिर से पढ़ने वाले हैं, पर थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होना जरूरी है। ओके, अब ये जो, सो दैट इज अबाउट कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का काम क्या है? एक तो न्यूक्लियस उसके पास है, तो इट विल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज इन सीव ट्यूब। दूसरा, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। कैसे सेल्स हैं ये? इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसका सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ है। इसमें पिट्स है। पिट्स का मतलब समझे? ऐसा, दीज आर पिट्स। काम क्या है इसका? स्टोरेज। किस फॉर्म में स्टोरेज? रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज। ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करी होंगी किसी ना किसी प्लांट में। अच्छा मुझे बताओ, एलोवेरा काटते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल। जेल इज नथिंग बट म्यूसिलेज। और वो म्यूसिलेज कहाँ पे स्टोर हो रखा है? पैरेन्काइमा सेल्स में स्टोर हो रखा है। अच्छा, हनुमान जी को एक फ्लावर चढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं आंकड़ा। आंकड़ा ही बोलते हैं ना उसको। वो जब तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? दूध। हाँ, मिल्क निकलता है ना, तो वो है लेटेक्स। तो ये सारी चीजें कहाँ पे स्टोर हो रखी है? पैरेन्काइमा में स्टोर हो सकती है। इसी तरह से रेसिन्स भी होते हैं। Parenchyma. करेक्ट, पैरेन्काइमा में स्टोर हो रखी है। रेसिन्स गम बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। अच्छा, ये लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, कल आया था निट में। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। ठीक है, इस लाइन को किस लिए याद रखेंगे? निट के लिए याद रखेंगे। तो मोनोकॉट्स में क्या नहीं है? फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है। और जिम्नोस्पर्म्स में क्या नहीं है बताओ? जिम्नोस्पर्म। Sieve tubes and companion cells are absent in gymnosperms. करेक्ट, सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। लास्ट जो कंपोनेंट है, सॉरी, लास्ट कंपोनेंट है इसका, वो है फ्लोएम फाइबर्स। तो अब ये फ्लोएम फाइबर्स किसका बना हुआ है? इसको बास्ट फाइबर भी बोलेंगे। दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। किसके बने हुए हैं? स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए हैं। अच्छा, कहां पे नहीं है फ्लोएम फाइबर? प्राइमरी फ्लोएम में नहीं है, पर सेकेंडरी फ्लोएम में है। कल तो पढ़ा था हमने, प्राइमरी फ्लोएम हमने कहां से डिराइव किया है? क्या फर्क है प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम में? मैम एम्ब्रियोनिक सेल्स में से प्राइमरी फ्लोएम है और सेकेंड डी डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी से। परफेक्ट। ऐसे सीटी बजानी है मुझे तुम्हारे लिए, बजाऊंगी कभी, मुझे आती है बजानी। ओके, सो प्राइमरी फ्लोएम, ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी वरना दूसरे बच्चों को बुरा लगेगा। माय डॉटर गेट्स फ्यूरियस जब एक ही एक बच्चे की तारीफ होती है क्लास में। एनीवेज, पर बाकी सारे लोगों को भी बोलना है। सो प्राइमरी फ्लोएम कहां से डिराइव हुआ है? फिर से बताओ। प्राइमरी फ्लोएम इज डिराइव्ड फ्रॉम
embryonic cells. देखो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स में से डिराइव हुआ है, और सेकेंडरी फ्लोएम किस में से डिराइव हुआ है, Dedifferentiated. ऑफ परमानेंट टिश्यूज में से, ठीक है। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ध्यान रखेंगे सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स हैं, पर प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स नहीं है, क्योंकि वो एजिंग के बाद डेवलप होते हैं। देन सेल्स कैसे हैं इसके, ये भी याद रखेंगे, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं कभी कभी। इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड, पॉइंटेड, निडल लाइक एपाइसिस, तो ऐसे दिखेंगे इसके सेल्स, ऐसे, ठीक है। सेल वॉल थिक है। मैच्योरिटी में क्या होगा, अब ये सेल्स के अंदर इतना सारा डिपोजिशन हो जा रहा है, सो बिकॉज ये सेल्स के अंदर बहुत सारा डिपोजिशन हो जा रहा है, प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, गायब हो गया, और सेल्स कैसे हो गए, डेड हो गए। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। पढ़ा है क्या आपने इसके बारे में, आपने जूट के आर्टिकल्स देखे होंगे, ओरिस्सा और कहाँ कहाँ जहां भी वो जूट उगता है उसकी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, बैग्स बनते हैं, चप्पल बनते हैं, हैट बनती है। तो ये जो फाइबर्स है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, सो दे कैन बी वोवन टू मेक सो मेनी थिंग्स। जैसे जूट के मैंने आपको बताया ये सारे आर्टिकल्स बनते हैं। फ्लेक्स के लिए क्या, फ्लेक्स से क्या बनता है, होर्डिंग्स बनते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। फ्लेक्स पे आप प्रिंट आउट निकलवा लो, कपड़ा फट जाता है, पेपर येलो हो जाता है, लेकिन फ्लेक्स वैसा का वैसा ही रहता है। एंड हेम्प, सो दीज आर फाइबर्स, और ये कौन से फाइबर्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स हैं विच आर यूज्ड कमर्शियली। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, डायग्राम देख लेते हैं, कल भी देखा था, आज वापस देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर इट, आप ही मुझे बताते जाओ कहाँ क्या है, कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्लोएम क्या दिख रहा है, फ्लोएम का यहाँ पे आपको ये वाला कौन सा सेल है, Companion cell. Companion cell. इसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, है ना, और ये वाला Yes. कौन सा है, ये सेल कौन सा है, ये सीव ट्यूब है, और ये सीव ट्यूब के अंदर देखो परफोरेशंस दिख रहे हैं, ठीक है। Yes, madam. हाँ, यहाँ पे फिर एक ये पैरेन्काइमा भी आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा आ जाएगा यहाँ पे, और वो कैसा होगा, न्यूक्लिएटेड होगा। और ये क्या है, ये आपके बास्ट फाइबर्स या तो फ्लोएम फाइबर्स हैं जो लिग्निफाइड है, उसका शेप भी देख लो। एक बार वापस से जाइलम भी देख लो, तो यहाँ पे आपको ट्रैकिड्स दिख रहे हैं। ट्रैकिड्स कैसे हैं, परफोरेशन वाले हैं, ये ट्रैकिड के फाइबर हैं, और यहाँ पर भी दिखाया नहीं है, पर जाइलम पैरेन्काइमा भी होगा और वेसल भी होंगे। क्लियर है? Yes, madam. ओके, जो टॉपिक है प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, जैसे जाइलम में था वैसे इसमें है। जो सबसे पहले बना उसको बोलेंगे प्राइमरी फ्लोएम, उसकी जो सीव ट्यूब्स है वो कैसी होंगी, नैरो होंगी, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटोफाइलम। और जो बाद में बने एजिंग के बाद, मेच्योरिटी के बाद, उसकी जो सीव ट्यूब्स हैं दे विल बी बिगर, तो इसको बोलेंगे मेटाफ्लोएम। ओके, अब ये जो टिश्यू सिस्टम है ये हम बाद में करेंगे। आज के होमवर्क में क्या करोगे, कितनी स्लाइड्स, ये सारी स्लाइड्स देखो यहाँ से, अरे ये सो आज के होमवर्क में ये सारी स्लाइड्स आपको नंबर बोल दो ना, हाँ बोलो, नंबर बोल दो ना, कौन कितने नंबर तक की स्लाइड करने की है। बोल देती हूँ।